हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्पीच डिले या ऑटिज़म। कैसे पता करें कि बच्चे के अंदर स्पीच डिले है, यानी बोलने में तकलीफ़ हो रही है, बोलने में देरी हो रही है, या ऑटिज़म जो कि एक दूसरी गंभीर समस्या होती है। कई बार पेरेंट्स को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इस जानकारी के अभाव में वो स्पीच डिले को ऑटिज़म मान करके तरह तरह के ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या ऑटिज़म को स्पीच डिले मार करके उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते हैं। उनको लगता है कि बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा और इसीलिए वो ऑटिज़म का ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं और उनको बाद में और परेशानी बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑटिज़म में जितना ही हम डिले करेंगे या जिस बीमारी में भी हम अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो वो उसको ट्रीट करना, उसका निदान पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि अपने आप कैसे पता करें कि बच्चे के अंदर स्पीच डिले है या ऑटिज़म है। तो बच्चे के जो डेवलपमेंट होते हैं, सभी का जो डेवलपमेंट होता है वो 4 फेजेस में होता है। एक होता है मोटर डेवलपमेंट, दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट और चौथा होता है सोशल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, अगर इसमें देरी हो रही है तो उसके 2 मेन कारण होते हैं, स्पीच डिले या ऑटिज़म। अब स्पीच डिले होने के कई कारण हो सकते हैं और वही कारण सारे ऑटिज़म में भी होते हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट फीचर्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑटिज़म की, तो ऑटिज़म एक ऑटो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बच्चा खुद में ही रहता है, खुद में ही खोया रहता है। ऑटिज़म ज़्यादातर ADHD के साथ आता है। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ऑटिज़म कभी भी अकेला नहीं आता है, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो बच्चा ऑटिस्टिक होता है, जिसको लैंग्वेज की पहचान नहीं होती है, समझ नहीं होती है, ना बोलने की होती है ना ही समझ आती है, जो सुनता है वो समझ आता है, तो वो बच्चा अपनी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हाइपर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसको ये भी नहीं पता होता कि मुझे बैठने के लिए बोला जा रहा है या मुझे क्या करने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। तो वो बच्चा अपनी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है उसको हाइपर एक्टिव होकर के करता है, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कत हो रही होती है। जो स्पीच डिले का बच्चा होता है उसको सुनने में तकलीफ़ होती है। ज़्यादातर आपने ऐसा देखा होगा कि जिन लोगों को सुनने की दिक्कत होती है, जो सुन नहीं पाते हैं, उनको अंदर लैंग्वेज बनती नहीं है, समझ बनती नहीं है लैंग्वेज की। इसके करके उनको स्पीच में डिले होता है। जब बच्चा 1.5 साल का होता है तो उसके अंदर करीब करीब 20 वर्ड्स की वोकेबुलरी बन जाती है। छोटे छोटे वर्ड्स को, एक एक सिंगल वर्ड्स को वो बोलने लगता है। यही बच्चा अगर 2 साल का हो जाता है तो उसकी वोकेबुलरी 50 से लेकर 100 शब्दों तक बन सकती है और वो कमांड्स को भी फॉलो करने लगता है। अगर आप उसको कुछ बोलते हैं तो वो उसको सुनता है और समझता है और वैसा ही वो करता है। बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसकी वोकेबुलरी अच्छी हो जाती है, वो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने लगता है और एक साथ में 2-2 इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करने लगता है। जैसे कि आप बच्चे को बोलेंगे कि मिल्क फिनिश करके ग्लास को किचन में रख करके आओ, तो वो दोनों काम को एक बार में सुनेगा और वो करके आएगा। तो ये डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के अंदर। जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है, पहली पहचान सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आप बच्चे को पॉइंट आउट करके कुछ बताते हैं, फिंगर पॉइंटिंग सिम्टम इसको बोला जाता है। अगर आप बच्चों को कुछ पॉइंट करके दिखाने लगेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेड़ की तरफ अपनी फिंगर करेंगे और बोलेंगे वो पेड़ देखो, तो बच्चा उस पेड़ को न देख करके वो आपकी फिंगर को देखता है। ये एक बड़ी पहचान होती है ऑटिस्टिक बच्चे की। दूसरी जो पहचान होती है वो ये है कि जो बच्चा, अगर आप बच्चे से कुछ बात कर रहे होंगे तो वो आपकी आईज़ में नहीं देख करके आपके लिप्स को रीड करने की कोशिश करता है। तो जो आई कांटेक्ट होता है ऑटिस्टिक बच्चों में नहीं होता है। जिनके अंदर स्पीच डिले होता है वो आपकी आंखों में ज़रूर देखते हैं, भले से वो बोल नहीं पाते। तो ये 2 डिफरेंसेस हो गए ऑटिस्टिक बच्चों में और स्पीच डिले के बच्चों में। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनको समझ बहुत कम होती है। वो उनका जो अटेंशन होता है बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है। थोड़ी देर के लिए आप बच्चे को बिठाएंगे, थोड़ी देर के लिए बैठेगा, वो आपकी बात समझेगा, लेकिन ज़्यादा देर आप उसको उस बात में उलझा के नहीं रख सकते हो। वो फटाफट उठ करके दूसरे कामों में चला जाएगा। इसीलिए जो ऑटिस्टिक बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ में 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आप नहीं बिज़ी कर सकते हैं। ये बच्चे होते हैं, अगर किसी गेस्ट के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जा कर के सीधा अंदर घुसते हुए चले जाएंगे, या
किसी का अगर फ़ोन है, किसी स्ट्रेंजर का या कोई गेस्ट आया आपके घर में, उसका फ़ोन है तो फ़ोन लेने की कोशिश करेंगे या उनका पर्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मैनरिज्म की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उनको समझा नहीं सकते या वो आपकी बात को पिक नहीं कर सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये बच्चे जो होते हैं अपने हाथों की फ्लैपिंग करते रहते हैं। फ्लैपिंग के साथ साथ में वो वर्ड्स को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वो सुबह उठे और सुबह उठने के बाद बच्चे ने कुछ पूछ लिया मम्मी से और मम्मी ने बता दिया कि हाँ ये बेटा नल है या ये कॉपी है, ये पेन है, जो भी वर्ड उनको पसंद आ गया उस वर्ड को पिक कर लेंगे और वर्ड ऑफ द डे बन जाएगा। मतलब वो पूरे दिन उसी शब्द को वो बोलते हैं। या कई बार बच्चे सोने के टाइम पे या नेक्स्ट डे भी उसी शब्द को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो एक वर्ड एक दिन के लिए रहता है, अगले दिन कोई दूसरा वर्ड हो गया उसको पिक कर लिया, और ज़रूरी नहीं है कि इस वर्ड का कोई मीनिंग निकले। ये बच्चे अकेले में गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, और कई बार ऐसे बच्चों को अकेलापन या घर का कोना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ऑटिज़म में ये भी देखा जाता है कि बच्चे खुद में रहते हैं, खुद में खेलते हैं, दूसरे की बात को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इवन अगर आप बच्चे को नाम लेकर के बुलाएंगे, इवन 3 साल का बच्चा भी अगर है या 4 साल का बच्चा भी है, आप नाम लेकर के उसको बुलाएंगे तो वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जो स्पीच डिले का बच्चा होता है वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसको इतना पता होता है कि ये उसका ही नाम है और उसको ही बुलाया जा रहा है। तो स्पीच डिले में बच्चे लिप्स को नहीं देखते हैं, आपकी आइज़ में देखते हैं। फिंगर अगर आप पॉइंट करेंगे तो फिंगर की तरफ देखेंगे। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रही होती है इसीलिए आ रही होती है क्योंकि लैंग्वेज की समझ नहीं होती है, और समझ जैसे जैसे उनको डेवलप होती है उनको स्पीच आने लगता है। जो ऑटिज़म का बच्चा होता है वो अटेंशन डेफिसिट भी होता है। फिंगर पॉइंटिंग में फिंगर को ही देखेगा, वो लिप्स को आपको देखेगा, आइज़ में नहीं देखेगा, स्ट्रेंजर्स को अपना मानता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है। कई बार जो पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को समझा के रखते हैं कि किसी के साथ नहीं जाना है, किसी से ऐसे मिलना नहीं है। इवन ट्रैवलिंग में कहीं पे भी किसी के साथ भी वो घुल मिल जाते हैं या किसी के साथ जाने को रेडी हो जाते हैं। ये भी ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर होता है कि अपने और परायों का या अपने या स्ट्रेंजर्स का उनको पहचान नहीं होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि जो बच्चे होते हैं छोटे, करीब 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको लेफ़्ट और राइट का ज़्यादा फ़र्क नहीं पता होता। कभी लेफ़्ट से खा रहे होते हैं, कभी राइट से खा रहे होते हैं। तो ये जैसा कर रहे हैं उनको ऐसे ही करने देना है, क्योंकि 2 साल तक जो हमारा ब्रेन होता है इसका डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। मतलब हमारा जो लेफ़्ट साइड का हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है, दोनों का डेवलपमेंट इक्वल होता है। और जो लेफ़्ट साइड के बच्चे होते हैं वो राइट हैंड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कई बार बच्चे को ट्रेन करने लगते हैं कि आप राइट को यूज़ करो, तो 2 साल के बाद बच्चे बिल्कुल इसको सीख जाते हैं। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी बच्चे लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट करके कर रहे हैं, तब आपको एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्पीच डिले और ऑटिस्टिक होने के कई और रीज़न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, या डाउन सिंड्रोम के केसेस में देखा जाता है, या कई बार दूसरी तरह से जो डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं जैसे माइलस्टोन डिलेज़ हैं, वॉकिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, साथ में बोन्स बहुत ज़्यादा वीक है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती है, या बर्थ के टाइम पे कोई इशू हो गया था, हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण भी बच्चे कई बार टाइम से बोल नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ऑटिज़म होता है वो शुरुआत हमेशा माइल्ड से होता है, और अगर शुरुआत में ही हम इसके सिम्टम्स की पहचान करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तब हम ऑटिज़म को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। होम्योपैथी एक बहुत अच्छा ऑप्शन देती है आपको ऑटिज़म को ट्रीट करने के लिए, बट अगेन होम्योपैथी में जो भी ट्रीटमेंट होता है ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है। होलिस्टिक का मतलब होता है कि हम बच्चे के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि बच्चे का बर्थ कैसा था, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कैसा था, मदर का कैसा बीता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं था, साथ के साथ अभी बच्चे के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपसे बात करूँगी, उसके बाद आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग केस शेयर करूँगी जो ऑटिज़म का है। सबसे पहले मैं बात करूँगी एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो बच्चों के केसेस में दी जाती है, वो है नेट्रेम्यूर। नेट्रेम्यूर के बच्चे जो होते हैं काफ़ी दुबले पतले होते हैं, और इन बच्चों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, गला बहुत पतला होता है, और जितना भी खाना खाते हैं लगता नहीं उनकी बॉडी देख कर के ये खाना इनका अच्छा होगा। मतलब खाना वो सही खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी को लगता नहीं है।
जो नेट्रम के बच्चे होते हैं इनको बात करने में तकलीफ होती है, लैंग्वेज की समझ पूरी होती है, लेकिन बात को कहने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी इन स्पीच होती है और बहुत ज़्यादा लेबर्ड स्पीच होती है, ज़ोर लगा करके अपनी बात को कहना होता है। तो ऐसे केसेस में हम नेट्रम देते हैं। नेट्रम के जो बच्चे होते हैं काफ़ी चिड़चिड़े होते हैं और स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना पसंद करते हैं, और अगर उनको आप किसी बात को कंसोल करते हैं तो उनको और गुस्सा आता है। तो इन ऐसे सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो ऐसे बच्चों में हम नेट्रम दे सकते हैं। एक और दवा आती है फ्रेंड्स, वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बच्चों के केसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो बच्चे होते हैं काफ़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं और इनका वज़न काफ़ी हैवी होता है, मतलब ये ज़्यादा वेट इनका होता है और चबी चीक्स होते हैं और पेट काफ़ी निकला होता है। ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये इनका मेकअप होता है। उसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं इनके अंदर जो डेवलपमेंटल डिले होता है, वॉकिंग में भी कमी होती है और टॉकिंग में भी कमी होती है। जैसे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं 10, 11, 12 महीने तक चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बच्चे करीब 14 से 15 या 16 महीने में चलना शुरू करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं इनका जो स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और जो सिर होता है काफ़ी बड़ा हो सकता है, और जो इनका जो फ्रंटिनेलाज होते हैं, एंटीरियर फ्रंटिनेला और पोस्टीरियर फ्रंटिनेला, जो कि आप यहाँ पल्सेशंस होती रहती है, आप चेक कर सकते हैं छोटे बच्चों में, वो देर से भरती है, ये भी देखा जाता है। और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा इनको जो न्यूट्रिशन होता है उसकी कमी होती है इनके अंदर। तो ऐसे बच्चों में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। कैलकेरिया कार्ब के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़रूर होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको 2-2 दिन तक मोशन नहीं क्लियर होता है, तो ऐसे सिम्टम्स में हम इनको कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। नेक्स्ट एक मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस हम वहाँ पर देते हैं जहाँ पर बच्चे के अंदर सॉफ्ट बोन्स की प्रॉब्लम हो रही हो, बच्चे चलते समय उनके पैर मुड़ जाते हों, स्पीच डिले हो, साथ के साथ उनको जो कंडीशन हो ऐसी कि बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो। तो उन केसेस में जब कैल्शियम की कमी हो रही हो, डेंटिशन यानी दांत भी देर से निकलना शुरू हो रहे हों, वैसे 5 to 6 मंथ्स में जो पहला टीथ होता है वो आ जाता है, लेकिन अगर 8वें महीने तक कोई टीथ नहीं निकल रहा है, मतलब डेंटिशन भी डिले है, वॉकिंग भी डिलेड है, बच्चा पतला दुबला है और बच्चे के अंदर ये स्पीच डिले का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम कैलकेरिया फॉस देते हैं। वैसे भी फ्रेंड्स कैलकेरिया फॉस एक ऐसी मेडिसिन है जिसको हम हर एक बच्चे को जो कि डेवलपमेंटल एज में है, अप टू 5 to 6 ईयर्स, जब उसके अंदर टीथ का डेवलपमेंट हो रहा है, बोन्स की डेंसिटी बढ़ रही है, बोन्स स्ट्रांग हो रही है, तो उनके केसेस में भी हम कैलकेरिया फॉस देते हैं। एक और मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनके अंदर ना सिर्फ मानसिक विकास बल्कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी देरी से हो रहा हो। बच्चे की जो IQ है वो काफ़ी कम होती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं बेराइटा कार्ब जिनको सूट करती है, ऐसे बच्चे का जो लेवल होता है, जैसे कि उसका बिहेवियर करीब 5 से 6 साल का होना चाहिए, तो 3 से 4 साल के बच्चे जैसा उसका बिहेवियर रहता है। उसको हम एक ही बात को बार बार समझाना पड़ता है, आज बताया कल भूल गया या आज बताया शाम को भूल गया। उसकी मेमोरी बहुत वीक रहती है, पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर रहता है, चलने फिरने में वीक रहता है और उसको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, बार बार स्पेशली जो गले का इन्फेक्शन उसको जल्दी जल्दी होता है, टॉन्सिलाइटिस जल्दी जल्दी होता है। तो ऐसे बच्चों में हम बेराइटा कार्ब देते हैं। एक और दवा है जो कि बच्चों के केसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ट्यूबरकुलिनम। फ्रेंड्स ट्यूबरकुलिनम हम देते हैं ऐसे बच्चों में जहाँ पर फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस की, अगर नहीं भी है तो उन बच्चों के अंदर जिनके अंदर हर मौसम के बदलाव के साथ सर्दी ज़ुकाम की शिकायत बन जाती है। बच्चे छोटे हैं, बोलना उनको नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट बहुत स्लो है, साथ के साथ ये जो बच्चे हैं इनके अंदर वीकनेस भी बहुत ज़्यादा है, खाना बिल्कुल सूट नहीं करता है, बॉडी को लगता नहीं है, स्वेट्स बहुत ज़्यादा होती है, नाइट स्वेट्स बहुत ज़्यादा होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है और उसके साथ साथ में इनके अंदर हर मौसम बदलने के साथ में इनको सर्दी ज़ुकाम लग जाता है। मतलब एक बार सर्दी ज़ुकाम लगी उसके बाद अगले 1-2 महीने में फिर से सर्दी ज़ुकाम लग गई, तो बार बार ये साइकिल बदलता रहता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं अगर थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं ऑटिस्टिक के केस में, तो उनके अंदर देखा जाता है कि वो सही से उनका जो लैंग्वेज होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता है, कहाँ पर कौन से शब्दों का यूज़ करना है, गलत शब्द बोल देते हैं या बार बार मिस स्पेल करते हैं, तो ऐसे केसेस में हम ट्यूबरकुलिनम देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पोटेंसीज हैं वो मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया है क्योंकि हर बच्चे के साथ पोटेंसी चेंज होगी, कितने साल का बच्चा है, कितनी पुरानी
पुरानी परेशानी है, किस कारण से उसको ऑटिज़म या स्पीच डिले हुआ है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके ही हम पोटेंसी डिसाइड कर सकते हैं। कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि मैम ये ऐसा है, मुझे मेरे बच्चे की एज इतनी है, आप ऑटिज़म की मेडिसिन बता दीजिए। सो ऑटिज़म की जो मेडिसिन होती है वो एक मेडिसिन नहीं होती है, और ऐसा नहीं होता कि एक मेडिसिन को ही आप लेते रहेंगे तो उस दवा से वो ठीक हो जाएगा। ऑटिज़म की जो मेडिसिन होती है पूरी इवैल्यूएशन करने के बाद, सिम्टम्स को एनालाइज करने के बाद ही निकाली जाती है, और उस दवा को कितने समय तक देना है और कब बंद कर देना है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑटिज़म का अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि होम्योपैथी में कितने साल तक इसका ट्रीटमेंट चल सकता है, तो अगर माइल्ड केसेस हैं तो उनके केसेस में अप टू 1 ईयर लग सकता है, और ज़्यादा पुराने केसेस में 3 साल तक का समय लग सकता है। जितनी जल्दी आप पहचान कर पाएंगे, जितनी जल्दी आप इलाज शुरू कर पाएंगे, उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट रहता है ऑटिज़म का। अब मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में, जो कि ऑटिज़म का केस है और साथ के साथ इसमें ADHD भी है। पेशेंट की जो मदर है उसने अप्रोच किया, और बच्चे की जो एज है वो 4 इयर्स थी जब केस के लिए आए। तो इस केस में ये है कि जो बच्चा है इतना ज़्यादा ऑटिस्टिक है, इतना ज़्यादा उसके अंदर सेम वही रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, एक जगह बैठता नहीं, इवन मदर भाग भाग के बच्चे के पीछे परेशान हो जाती है। तो एक इंसिडेंस उन्होंने बताया कि जब भी मैं अपने बच्चे को किसी के घर लेके जाती हूँ कि चलो थोड़ी देर बच्चों के साथ मिक्स हो जाएगा, थोड़ी देर खेल लेगा, तो जितने बच्चे और होते हैं वो अलग रहते हैं, ये अलग हो जाता है। ये अलग उनके घर में घुस जाएगा, कहीं कहीं का सामान ले लेता रहेगा, किसी का भी कोई भी सामान ले लेगा, कुछ भी मतलब उसको जो अपनी एज है उसके अकॉर्डिंग उसको बिहेवियर नहीं आएगा। उसको आप कितना भी बुलाते रहो, नहीं आपको ये काम नहीं करना, आप कितना भी उसको मना करते रहो, उसको समझ में नहीं आता है कि ये उसको मना किया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसको पता नहीं होता कि उसको उस काम को करने के लिए मना किया जा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ और बहुत ज़्यादा ऑटिस्टिक जो केस है उसके बारे में उसकी मदर ने अप्रोच किया। तो इसमें यह था कि पहले बच्चे को उन्होंने प्री स्कूल्स में डाला था, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, लेकिन टीचर ने बोला कि ये बच्चा हमारे साथ नहीं कोप अप कर पा रहा है, आप इसको लेके जाएं। इसके साथ उन्होंने स्पीच थेरेपी करा दी। स्पीच थेरेपी के साथ साथ उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए अप्रोच किया। तो इसका जो केस था वो ऐसा था कि जो मदर थी उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम निकला उनका, और उस स्ट्रेस के कारण उनके अंदर कभी भी पॉजिटिविटी नहीं थी, हमेशा एक नेगेटिव माहौल में वो बच्चे का जो प्रेगनेंसी था वो टाइम निकला। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल था, अपने इन लॉज के साथ वो रहती थी, और कभी भी उसको एक सपोर्ट नहीं मिला, और अकेले अकेले बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 से 4 महीने उसने बताया कि वो पूरा रो के निकाला है। और ये सारे केसेस लेने के बाद बहुत ज़्यादा एक सप्रेस्ड ग्रीफ की हिस्ट्री इसमें मिली। सप्रेस्ड ग्रीफ मतलब बहुत ज़्यादा दुख, ऐसा दुख जो कि आप दूसरों के सामने नहीं बोल सकते हैं। इन सारे केसेस को लेकर के जो मेडिसिन निकाली गई वो उसको दिया गया, और मेडिसिन निकली थी कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन मेडिसिन को देने के बाद बच्चे के 30 दिन के अंदर बच्चे के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और 50 to 80% रिस्पॉन्स विद इन 6 मंथ आ गया था। अभी भी ये ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है, क्योंकि हम इसको काफ़ी लंबे समय तक फॉलो अप करते हैं, और साथ के साथ इसकी स्पीच थेरेपी भी चल रही है, जो कि अगेन बहुत इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, ज़रूरी नहीं है कि कौन सी मेडिसिन किस केस में जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिस्ट्री पर, आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी भी ऑटिज़म के लिए कोई भी पेटेंट मेडिसिन, कोई भी सिंगल मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन सिर्फ एक सिम्टम पे बताकर जो दे दी जाती है उसको आपको नहीं लेना है। उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्पीच डिले और ऑटिज़म के बारे में। जल्द से जल्द इसकी पहचान करके आपको इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि तुरंत के तुरंत या जल्दी से जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलने लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑटिज़म और स्पीच डिले के बारे में। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो, साथ के साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।